नमस्कार। आज हम संस्कृत भाषा में वाक्य की आंतरिक संरचना इस विषय की चर्चा प्रस्तुत करेंगे। संस्कृत भाषा में वाक्य की आंतरिक संरचना इस विषय को विशद करने के लिए पहले ये ज्ञातव्य है कि उच्चरित भाषा का स्वरूप कैसा है। हम दुनियावी व्यवहार में आपसी बातचीत में जिस भाषा का उच्चारण करते हैं उसके भौतिक रूप का यदि पृथक्करण किया जाए तो उसमें वर्णध्वनियाँ, पद और वाक्य ये दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं। यानी ऑडिटरी इफेक्ट एंड आर्टिकुलेटरी इफेक्ट जो भौतिक रूप धारण करके उच्चरित होती है, श्रूयमाण होती हैं, जो भाषा का साधन स्वरूप है और इनके माध्यम से, इनके द्वारा जो प्रत्यय होता है, कम्युनिकेट करने का जो एलिमेंट है वो है अर्थ। मैं मेरे दिमाग में रहे कुछ विचार, कुछ सोच, कुछ संवेदनाएं श्रोता के दिमाग में पहुंचाना चाहता हूं तो साध्य कोटि में आता है अर्थ तत्व। इस तरह से किसी भी भाषा का यदि हम ताना बाना सोचे तो इन ताना बानों में क्या क्या होता है तो वर्णध्वनियाँ होती हैं, पद होते हैं, वाक्य होता है और इन तीनों के विशेष प्रकार के संयोजन से अर्थ का हम संप्रत्यायन एक साइड से दूसरी साइड पर विचार को पहुंचाते हैं। लेकिन इन तीन जो भाषा के भौतिक स्वरूप हमने आपको कहे, जो उच्चरित स्वरूप है और जो श्रूयमाण स्वरूप है, इन तीन में से वाग व्यवहार में जो कामयाब है, सक्सेसफुल है, मोस्ट इफेक्टिव जो है वह तो केवल वाक्य ही होता है। वाक्य का महिमा हमारे मन में पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि केवल वर्ण ध्वनियों के उच्चारण से क ख ग इत्यादि बोलने से कोई मीनिंग कम्युनिकेट नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, केवल नाम पद और केवल क्रियापद आप बोलते रहिए तो भी हम हमारे मन में रहे विचार श्रोता तक नहीं पहुंचा सकते हैं। जो भी हमको कहना है वो वाक्य के माध्यम से ही हम व्यक्त कर सकते हैं। अतः किसी भी भाषा का केवल ध्वनि तंत्र यानी फोनेटिक्स अथवा नाम पद एवं क्रियापद तथा तद्धित आदि की रूप रचना, रूपतंत्र, मॉर्फोलॉजी वो व्याकरण में प्रस्तुत करना भी पर्याप्त नहीं कहलाता है। वो प्रस्तुति अपूर्ण मानी जाएगी। केवल मॉर्फोलॉजिकल ग्रामर से भाषक को हम भाषा नहीं सिखा सकते हैं। अतः किसी भी भाषा के वैयाकरण के लिए वाक्य रचना का व्याकरण ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। हमें भी संस्कृत भाषा का जो वाक्य है उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, इनर कंस्ट्रक्टिविटी कैसी है, वो आज समझना है। और उच्चरित भाषा के व्यवहार में यानी वक्ता और श्रोता के बीच में वाक्य ही रहता है तो उसकी आंतरिक संरचना जाननी बहुत अनिवार्य हो जाती है। वाग व्यवहार में वक्ता का लक्ष्य क्या होता है। जगत में अगणित पदार्थ आए हुए हैं। इन सिद्ध पदार्थों का नामधारी, रूपधारी, आकारधारी अनेक पदार्थ हमारे आसपास में फैले हुए हैं, जिसमें जड़ चेतन सारी सृष्टि का समावेश हो जाता है। लेकिन इन पदार्थों का केवल नाम संकीर्तन करते रहने से यानी पर्वत, नदी, समुद्र, रमेश, महेश, सीता, ऐसे केवल नाम बोलने से कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सिद्ध पदार्थों ने यानी जो मूर्तिमंत हुए हैं, अस्तित्व में आ गए हैं, वो व्यक्ति हो या कोई पदार्थ हो, इन सब पदार्थों ने मिलकर क्या कार्य किया, अर्थात इन सिद्ध पदार्थ या व्यक्तियों ने क्या संपन्न किया, क्या साध्य था उन लोगों के लिए,
क्या घटित हुआ, ये कहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही सुनने के लिए हम लालायित रहते हैं। तो दुनिया के पदार्थ एवं व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया, व्हाट दे हैव डन, श्रोता के लिए वही श्रोतव्य, सुनने लायक, वही जिज्ञास्य, जानने योग्य होता है। यानी हमारा लक्ष्य, हमारे यानी श्रोता का लक्ष्य कौन सी घटना घटित हुई या हो रही है, वही सुनना चाहते हैं। केवल पदार्थों की पहचान से हमें संतोष नहीं होता है। यही बात बताने में वक्ता के वाग व्यवहार का तात्पर्य निहित होता है। वक्ता इसीलिए बोलता है कि इन पदार्थों ने मिलकर क्या काम किया। सारांशतः वाग व्यवहार का विषय क्रिया विधान ही होता है। और क्रिया विधान करने का मतलब क्या है, तो वाक्य रचना है। बिना वाक्य रचना किए आप कोई भी क्रिया विधान नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर क्रिया संपन्न हुई, ये कहने के लिए आपको पूर्ण रूप से वाक्य का विनियोग करना पड़ेगा। अतः वाक्य कैसे बनता है, वाक्य की आंतरिक बुनावट कैसी है, वही सबसे पहला समझना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। अब हम देखेंगे कि वाक्य का तात्विक स्वरूप, एसेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। एक उपमा से इसको समझाना चाहिए। जैसे नाटक होता है, कोई ड्रामा प्ले होता है, तो उसमें नट नटियों का एक और समुदाय होता है, और ये नट नटियों का समुदाय मिलकर कोई हमारे सामने कथा वस्तु यानी प्लॉट की प्रस्तुति करते हैं। राम सीता के जीवन में क्या हुआ, रामायण हमारे सामने प्रस्तुत होती है, एक कथानक प्रस्तुत होता है। बस उसी तरह से एवरी सेंटेंस इज ए मिनिएचर ड्रामा। मान लीजिए प्रत्येक वाक्य को आप एक नाटक के स्वरूप में पहचान सकते हैं। जैसे नाटक में एक और नट मंडली होती हैं और एक्टिवेट होने के बाद वो कोई कथानक हमारे सामने आकारित करते हैं, मूर्तिमंत कर देते हैं। उसी तरह से वाक्य में भी क्रिया करने वाले एक और कारक होते हैं, करोति तत्कारकम, जो कार्य करते हैं, किसी भी क्रिया में भाग लेते हैं, सहभागिता दिखाते हैं, वो सब कारक है, जिसको हम अंग्रेजी में पार्टिसिपेंट्स भी कह सकते हैं, डूअर्स यानी क्रिया करने वाले, या रोल्स ये कह सकते हैं। और इन सब कारकों ने मिलकर कोई क्रिया का कार्य संपन्न किया है, तो साध्य घटना होती है, एक्शन होती है। तो जैसे कि रामो बाणेन लंकापुर्याम रावणम हंति, राम ने अपने बाण से लंकापुरी में रावण को मार दिया। तो ये सारे कारक कौन कौन है, राम है, बाण है, लंकापुरी है और रावण। इन सब ने मिलकर एक हनन क्रिया संपन्न की, हनन क्रिया को आकारित की, हनन क्रिया को अस्तित्व में ला दी। ये घटना घटित हुई। राम ने बाण उठाने का कार्य किया, बाण ने साधन इंस्ट्रूमेंट बनकर रावण के शरीर में घुसने का कार्य किया, और ये जो युद्ध हो रहा था वहाँ आधार रूप से राम और रावण को धारण करने के लिए कोई जमीन होनी चाहिए, तो लंकापुरी वहाँ अधिकरण कारक आधारभूत स्थान बनता है, और रावण जो उस बाण को ग्रहण करता है यानी हन्य पदार्थ बनता है, मारने योग्य व्यक्ति बनता है। हंता है राम और हन्य है रावण। ये सब कारकों ने हनन क्रिया में सहभागिता अपनी दर्ज की, जिसके कारण हनन क्रिया संपन्न हुई। तो हम बोल सकते हैं रामः बाणेन रावणम हंति। तो ये ड्रामा प्रस्तुत हुआ, सब कारकों ने, नटमंडली ने मिलकर क्या किया, तो हनन क्रिया संपन्न की। तो हनन क्रिया ये प्लॉट है। तो इस रूप में वाक्य को यदि हम समझेंगे तो एवरी सेंटेंस इज ए मिनिएचर ड्रामा। संस्कृत भाषा के वाक्य की आंतरिक संरचना के बारे में हम जब सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वाक्य की आत्मा क्रिया ही होती है, एक्शन क्रिया ही सेंटर पॉइंट पर रहती है।
जैसे रामो बाणेन रावणम सायंकाले रणभूमौ हंति। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक क्रिया जो साध्य कोटि में है, लेकिन इस क्रिया को संपन्न होने के लिए कोई निश्चित काल होना चाहिए। किस काल में ये घटना घटित हुई? तो सायंकाले। अब इस घटना घटित होने के लिए कोई स्थान होना चाहिए। सब कारकों को खड़े रहने के लिए कोई आधार स्थान, कोई जगह होनी चाहिए, कोई स्थल का निर्देश होना चाहिए वाक्य में। तो यहाँ इस वाक्य में रणभूमौ, ये आधार रूप स्थान है जहाँ पर ये घटना घटित होती है। टाइम फैक्टर एंड स्पेस दोनों अनिवार्य है किसी भी क्रिया संपन्न होने के लिए। और बाद में आते हैं कौन? तो कारक समुदाय आता है, जिसमें प्रथमा विभक्ति वाला पद, द्वितीय विभक्ति वाला पद, तृतीय विभक्ति वाला पद, चतुर्थी विभक्ति वाला पद, पंचमी विभक्ति वाला पद और सातवीं विभक्ति वाला पद हमको वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। आप ध्यान रखिए कि यहाँ हमने षष्ठी विभक्ति वाले पद का परिगणन नहीं किया है, उसका निर्देश नहीं किया है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति से प्रस्तुत होने वाली व्यक्ति वो कारक नहीं होती है, क्रिया में उसका संबंध नहीं होता है, क्रिया में उसका अन्वय नहीं होता है, क्रिया में उसकी सहभागिता नहीं होती है। जो क्रिया में सीधा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ न कुछ अपनी सहभागिता दिखाते हैं, उनको ही हम कारक कहते हैं। करोति तत्कारकम, क्रिया को करते हैं, आगे पीछे वो किसी भी रूप में क्रिया को संपन्न होने में उपकारक बनते हैं। उपकार्य क्रिया है, उपकारक ये सारे कारक है। तो रामो बाणेन रावणम, ये प्रथमांत, तृतीयांत और द्वितीयांत पद, ये सारे कारक समुदाय है। वैसे तो ये समय, सायंकाले और रणभूमौ भी कारक में ही आते हैं, लेकिन उसको हमने थोड़ा पृथक रूप से भी देखने का आज सोचा है। वो क्रिया मात्र के शाश्वत अधिकरण है। किसी भी क्रिया कोई निश्चित टाइम पॉइंट पर होती है, कि निश्चित जगह पर होती है। तो कारक समुदाय के साथ साथ ये क्रिया को संपन्न करने में जो शाश्वत अधिकरण होते हैं वो दोनों सप्तमी में रखे हैं। इस रूप में आप देखेंगे तो क्रिया की आत्मा, वाक्य की आत्मा क्रिया ही होती है। वाक्य के केंद्र में आत्मभूत रूप में जो सेंटर पॉइंट में होता है वह क्रिया ही होता है। वाक्य में प्रस्तुत होने वाला पहले प्रकार का संबंध वो कौन सा होता है, वो समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि वाक्य में जो क्रियापद होता है वो केंद्र स्थान में होता है। वाक्य की आत्मा क्रिया है। उस क्रिया को घटित होने के लिए दो शाश्वत अधिकरणों की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। एक है काल और दूसरा है स्थल। जैसे किसी ने बोल दिया कि कृष्ण राधा को मिले थे, तुरंत श्रोता प्रश्न पूछेगा कि कृष्ण राधा को कहाँ मिले थे, मिलन किस स्थान में हुआ था। दूसरा प्रश्न ये भी मन में उठेगा, श्रोता पूछेगा कि कृष्ण राधा को कब मिले थे। तो कहाँ पर और कब, ये दोनों जो प्रश्न हैं वो स्थल से और काल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने कहा है कि किसी भी क्रिया स्थल और काल से अतीत नहीं होती है। स्थल और काल की मर्यादा में बांधकर ही क्रिया का अस्तित्व होता है। इसीलिए उनको शाश्वत अधिकरण कहा जाता है। वो कारक तो है ही, लेकिन कारक होने के साथ साथ कुछ विशेष भी है। ये है शाश्वत अधिकरण। बोथ आर इनएविटेबल। किसी भी वाक्य में उसका निर्देश आएगा ही। वक्ता इसका यदि निर्देश नहीं करेगा तो श्रोता सामने से पूछेगा कि ये घटना कहाँ घटित हुई और कब हुई। समय और स्थल दिखाना ही पड़ेगा। श्रोता का ये जिज्ञासा बिंदु होता है। अब जो कारक समुदाय है जिसको हमने साधन कहे हैं, ये क्रिया को साधने वाले होते हैं। तो अब जो क्रिया है वो साध्य कोटि में है, उसको अभी अस्तित्व में लाना है। अस्तित्व में कौन लाएंगे? ये सब कारक समुदाय मिलकर लाएंगे।
तो ये जो क्रिया है जिसको हमने साध्य कही है, वो हमेशा वाक्य के केंद्र में रहती है। अब प्रश्न उठेगा कि जब दो पदार्थ आते हैं तो उनके बीच में कोई न कोई संबंध होना ही चाहिए। संबंध के बिना ये दुनिया में अस्तित्व किसी का नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं आसन पर बैठा हूँ, तो मेरा और कुर्सी का, आसन का कोई संबंध बना। जैसे कि मैं हुआ आधे और ये जो जिस आसन पर मैं बैठा हूँ वो बना आधार। तो हम दोनों के बीच में, मेरे और कुर्सी के बीच में आधार आधेय भाव संबंध बना। उसी तरह से ये जो कारक समुदाय हैं और जो सामने क्रिया घटित हो रही है, उनके बीच में भी कोई संबंध होगा। उसको नाम दिया गया है साध्य साधन भाव संबंध। वाक्य में सबसे पहला जो संबंध आकारित होता है वो कारक और क्रिया के बीच में संबंध आकारित होता है, जिसको नाम दिया गया है साध्य साधन भाव संबंध। साध्य कौन है? क्रिया। और साधन कौन है? तो कारक समुदाय। तो इस तरह से प्रत्येक वाक्य में ये पहले प्रकार का संबंध प्रतिबिंबित होता ही है। वाक्य में वैसे तो कुल मिलाकर दो संबंध व्यक्त होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा। एक होता है क्रिया एवं कारकों के बीच में साध्य साधन भावरूप संबंध होता है, जो पहले प्रकार का संबंध है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से बात खत्म हो जाती है। जो कारक समुदाय होता है उसका एक हाथ क्रिया के साथ सुबद्ध है, वो क्रिया को जन्म देने वाले हैं, क्रिया को आकारित करने वाले, उत्पन्न करने वाले हैं। लेकिन वही कारक जो समुदाय है, उस कारक समुदाय का दुनिया के बाहर के पदार्थों के साथ भी कोई संबंध रहता है। तो व्यक्ति बीच में खड़ा है, उसका एक हाथ है क्रिया के साथ जुड़ा हुआ और उसका दूसरा जो हाथ है वो जगत के साथ, दुनिया के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो क्रिया को साधने वाले जो कारक होते हैं, उन कारकों का जगत के साथ क्या संबंध है वो भी वाक्य में प्रतिबिंबित होता है। तो कारकों का बाहर के जगत के साथ जो संबंध होता है, कोई न कोई प्रकार का जो संबंध होता है, उसको व्यक्त करने के लिए वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का फंक्शन ही यही है। कारक समुदाय जो क्रिया को साधते हैं, उसको अस्तित्व में लाते हैं, उसी कारकों का बाहर के जगत के साथ क्या संबंध है वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। जैसे कि कृष्ण राधा को मिले थे, ऐसा जब कहते हैं तो वो कृष्ण का मिलन क्रिया के साथ तो संयोग है ही, कृष्ण का मिलन क्रिया के साथ अन्वय तो है ही, लेकिन वही कृष्ण का बाहरी जगत के साथ भी कोई संबंध है, जिसको वक्ता अपने वाक्य में प्रतिबिंबित करता है कि नंद बाबा का जो कृष्ण है वो राधा को यमुना तट पर मिला था। यानी नंद बाबा जो है, जिसका मिलन क्रिया के साथ संबंध नहीं है, वो तो अपने घर में बैठे हैं। तो नंद बाबा का कृष्ण राधा को यमुना तट पर मिले थे। तो कृष्ण का एक हाथ है मिलन क्रिया के साथ, उस क्रिया को आकारित करने में उसका संयोग है। लेकिन वही कृष्ण का बाहरी जगत के साथ भी एक संबंध है, जिसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। नंदस्य कृष्णः राधाम मिलति स्म। इस तरह से षष्ठी विभक्ति कारकों का जगत के साथ क्या संबंध है, कौन सा संबंध है, वो कहने वाला होता है। वो षष्ठी विभक्ति में रखा जाता है वो संबंध। इस तरह से वाक्य में कुल मिलाकर दो प्रकार के संबंध प्रतिबिंबित होते हैं, उसको उच्चरित किया जाता है, श्रोता को वो दोनों संबंध दिखाए जाते हैं। वाक्य में प्रस्तुत होने वाले दो जो संबंध हमने अभी तक देखे, उसका एक डायग्राम के माध्यम से भी प्रदर्शन करना जरूरी है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, सबसे पहला जो भाग है उसमें कारकों का क्रिया के साथ जो संबंध है वो दिखाया गया है। जैसे सीता काष्ठैः तंडुलान स्थाल्याम पचती।
पचन क्रिया, पाक क्रिया हो रही है। इस क्रिया, इस कथानक में, इस प्लॉट में कौन सी नटमंडली यानी कौन से कारक क्रियान्वित हो रहे हैं? तो एक तो सीता है जो लकड़ी से चावल को पतीली में पका रही है। तो यहाँ पाक क्रिया जो साध्य कोटि में है उसको अभी संपन्न करना है, उसको अस्तित्व में लाना है। जो कठिन हार्ड राइस होते हैं उसको सॉफ्ट बनाना है, उसको पाक क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया अस्तित्व में लाने के लिए कौन कौन यहाँ कारक कार्यान्वित हुए हैं, काम में लगे हैं? तो एक तो है सीता, उसका संबंध पचती क्रिया के साथ है। वो क्रिया की अधिष्ठात्री है, स्वतंत्र कर्ता, क्रिया करने वाली है, उसकी इच्छा से सब कार्य हो रहा है। वो अन्य कारकों को भी क्रिया के साथ जोड़ रही है, तो वो क्रिया करने वाली है, वो कर्तृकारक है। काष्ठैहि यानी अग्नि भी ही, आग से, लकड़ी की आग से वो पाक क्रिया कर रही है। अग्नि संयोग होने के बाद वो कठिन चावल एकदम मृदु हो जाता है, चबाने योग्य हो जाता है। तो वो करण कारक है, इंस्ट्रूमेंट है लकड़ी, इसीलिए तृतीया विभक्ति में है काष्ठैहि। और ये पाक क्रिया किस पर हो रही है? तो तंडुलान पचती, यानी अग्नि संयोग से जो फल आने वाला है उस फल को धारण करने वाला कौन पदार्थ है? वो राइस है, चावल है। तो वो भी क्रिया में अन्वित है, क्रिया के साथ जुड़ा है। तो तंडुलान का संबंध भी पचती के साथ जा रहा है। और ये पूरा कारक समुदाय उसको आधार स्थान देने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक किचन तो होगा ही होगा, महानसे। लेकिन साथ में जो तंडुल है यानी चावल है, उस चावल को भी आधार देने वाली कौन है? तो वो है पतीली, यानी स्थाल्याम। स्थाली को सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति से दिखाया गया है। तो स्थाली का भी अन्वय हो रहा है पचती क्रिया के साथ। इस तरह से आप देखेंगे कि प्रत्येक कारक, वो चाहे सीता हो, काष्ठ हो, तंडुल हो या स्थाली हो, सबका अन्वय, सबका संबंध जा रहा है क्रियापद के साथ। तो वाक्य में इस तरह का क्रिया कारक भाव संबंध दिखाया जाता है। एट द सेम टाइम इन्हीं कारकों का, जो क्रिया पाक क्रिया में भाग ले रहे हैं, सहभागिता दिखा रहे हैं, वो सभी कारकों का बाहर के जगत के साथ भी कोई न कोई संबंध है, जिसको प्रदर्शित करने के लिए इस चित्र के अधोभाग में आप देख सकते हैं कि ये जो वाक्य है, लवः काष्ठैहि तंडुलान पचति। तो प्रश्न होगा कि लव कौन है? तो पाक क्रिया करने वाला है, वो कर्ता है, इसीलिए प्रथमा में है। लेकिन उस लव का बाहरी जगत के साथ भी कहीं संबंध बैठा है। वो किसका लव पचा रहा है, किसका संबंध? तो कहते हैं रामस्य लवः, राम का जो पुत्र है ना लव, वो पाक क्रिया कर रहा है। काष्ठैहि पचति, फाइन, लकड़ी से पचन क्रिया हो करता है। लेकिन काष्ठ कहाँ के, किसके वो काष्ठ हैं? तो वृक्षस्य काष्ठैहि, वो किसी वृक्ष के लकड़ी से पाक क्रिया कर रहा है। तो लकड़ी का बाहर के जगत के साथ, वृक्ष के साथ संबंध है, अंगांगी भाव संबंध है, झाड़ से निकाले गए हैं। उसी तरह से किसके तंडुल पचा रहा है? वो चावल किसकी मालिकी के हैं, कहाँ से लाया? तो कहते हैं कि वाल्मीकि है तंडुलान पचती। ये तंडुल का भी एक बाहर के जगत के साथ संबंध है कि वाल्मीकि के ये चावल पका रहा है। वाल्मीकि तो झोंपड़ी में बैठे, उसका पाक क्रिया के साथ संबंध नहीं है। यहाँ आप देखेंगे सभी षष्ठ्यंत पद, उसका क्रिया में साक्षात अन्वय नहीं है। राम का संबंध लव के साथ है, लेकिन राम का संबंध पचती क्रिया के साथ नहीं है। वृक्ष का संबंध काष्ठ के साथ है, लेकिन वृक्ष का संबंध पाक क्रिया के साथ नहीं है।
वो तो कहीं बाहर जंगल में खड़ा है। उसी तरह से तंडुल का संबंध पाक क्रिया में है, लेकिन वाल्मीकि का पाक क्रिया में कोई संबंध नहीं है। वाल्मीकि का संबंध मालिकी भाव के रूप में, वो मालिक है और उनका निजी पदार्थ कौन है, वो तंडुल है। तो वाल्मीकि और तंडुल के बीच में स्वस्वामी भाव संबंध है, लेकिन उस वाल्मीकि का क्रिया के साथ, पाक क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से प्रत्येक कारक का, वाक्य में जितने भी कारक आ सकते हैं, उन सभी कारकों का बाहर के जगत के साथ भी कोई न कोई संबंध होता है। उस संबंध को व्यक्त करने के लिए षष्ठ्यंत पदों का विनिवेश होता है। वाक्य में केवल कारक नहीं होते हैं, कारक होते हैं, क्रिया के साथ जुड़े हैं, लेकिन वही कारक बाहर के जगत के साथ भी कोई न कोई संबंध से जुड़े हैं, जिसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, वाक्य में प्रतिबिंबित करने के लिए, वाक्य में दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस तरह से ये वाक्य बनता है, रामस्य लवः वृक्षस्य काष्ठैः वाल्मीकेः तंडुलान पचति। तो इस तरह से वाक्य में दो प्रकार के संबंध व्यक्त होते हैं। कारकों का बाह्य जगत के साथ बहुविध संबंध हो सकते हैं। जैसे कि व्याकरण महाभाष्य ने, पतंजलि ने यह बताया है कि 100 षष्ठ्यर्थाः, षष्ठी विभक्ति के सैकड़ों अर्थ हो सकते हैं। यहाँ 100 यानी एग्जैक्ट 100 ऐसा नहीं लेना है, असंख्य अगणित संबंध षष्ठी विभक्ति के हो सकते हैं। परंतु प्राधान्येन 3 संबंधी ध्यानास्पद है। यथा, एक तो होता है जन्य जनक भाव संबंध, जैसे कि उदाहरण है रामस्य लवः। तो राम जनक है, जन्म देने वाला पिता है, और लव उसका पुत्र है। तो इन दोनों के बीच में राम जनक है और जन्य है लव। उस संबंध को व्यक्त करने के लिए रामस्य में जो स्य प्रत्यय लगा है षष्ठी विभक्ति का, वो संबंध का वाचक है। वो कौन सा संबंध दिखाता है? तो जन्य जनक भाव संबंध दिखाता है। एक जनक है, दूसरा जन्य है। दूसरा संबंध होता है अंगांगी भाव संबंध, यथा वृक्षस्य काष्ठैः। तो वृक्ष अंगी है, पूरा शरीर है, उसका एक अंग उसकी शाखा में आई हुई लकड़ी। तो वृक्षस्य काष्ठैः में जो वृक्ष शब्द के पीछे स्य प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति है, वो इन दो पदार्थों के बीच में, वृक्ष और लकड़ी के बीच में जो अंगांगी भाव संबंध है, उस संबंध को व्यक्त करता है। उसी तरह से तीसरा संबंध होता है स्वस्वामी भाव संबंध। यथा वाल्मीकेः तंडुलान। यहाँ मालिक कौन है? वाल्मीकि है, और उनकी मालिकी की चीज कौन है? तो तंडुल है। तो इन दोनों के बीच में जो स्वस्वामी भाव संबंध है, वाल्मीकि स्वामी है और उनका स्वम धनम, उसकी निजी मालिकी की आइटम कौन है? वो है तंडुल। तो ये स्वस्वामी भाव संबंध व्यक्त करने के लिए वाल्मीकि शब्द को षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। इसीलिए बोला गया है वाल्मीकेः तंडुलान। इस तरह से है तो षष्ठी विभक्ति के सैकड़ों अर्थ, लेकिन ये प्रधान 3 संबंध याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चौथा भी एक संबंध पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य में दिखाया है, जो केवल व्याकरण शास्त्र में सीमित होता है, बाहर नहीं मिलेगा वो। उसको कहते हैं स्थान्यादेश भाव संबंध। पाणिनि ने कहीं अपने सूत्रों में कहा है, जैसे कि अस्तेर भूहु, अस धातु को हटाओ, उसके स्थान में भू धातु ले आओ। इको यण अची, इक वर्ण के स्थान में यण वर्ण के आदेश होते हैं। इक वर्ण को हटाओ, उसके स्थान में आप यण को बिठा दो, यदि अच पर में है तो। इस तरह से पाणिनि ने जहाँ जहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, जैसे कि इकह में षष्ठी है, इक के स्थान में यण होता है। कब होता है?
तो अचि परे सति, जब अच वर्ण यानी कोई भी स्वर पर में रहता है तो इक वर्ण के स्थान में यण आदेश हो जाता है। ये स्थान्यादेश भाव संबंध व्याकरण शास्त्र पर्यंत सीमित रहता है, वो दुन्यवी लौकिक वाक्यों में कहीं पर आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह से जो षष्ठी विभक्ति से व्यक्त होने वाले संबंध है उसको हम इन 3 शब्दों में समझ सकते हैं। उच्चरित वाक्य में संगति की अनिवार्यता यानी एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वाग व्यवहार के त्रिविध उद्देश्य के साथ त्रिविध क्रियापदों की संगति बिठाना बहुत जरूरी है। और साधु वाक्य यानी ग्रामेटिकली करेक्ट जो वाक्य होता है उस वाक्य का स्वरूप भी यही है कि जिसमें उद्देश्य एवं क्रियापद के बीच में संगति की सुरक्षा बनी रही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब बातचीत करते हैं तो सामान्यतया हमने इस अखिल ब्रह्मांड के संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं तो उसको हमने 3 भाग में बंटवारा किया है। हमने यानी ह्यूमन साइकोलॉजी ने, ये यूनिवर्सल ग्रामर का नियम है कि जिसमें हमने केवल 3 ही टॉपिक ऑफ द कॉन्वर्सेशन सोचे हैं। वक्ता चाहे तो अपने आप के लिए कहेगा, वक्ता या तो अपने सम्मुख जो श्रोता खड़ा है उस श्रोता को उद्देश्य करके उसके संदर्भ में कुछ बोलेगा, या दोनों मिलकर वक्ता एवं श्रोता से भिन्न, अस्मद युष्मद से भिन्न, तद भिन्न जगत के संदर्भ में कुछ बात करेगा। ये 3 ही हमारे टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन होते हैं। चाहे तो हम अपने लिए कहेंगे, अपने श्रोता के लिए कुछ कहेंगे, या उस जगत के लिए कुछ कहेंगे। तो आप वाक्य को इस रूप में अब ध्यान से देखिए। यहाँ जो डायग्राम आपको दिया गया है तो उद्देश्य 3 होते हैं, जगत या श्रोता या वक्ता। इसी को व्याकरण शास्त्र की पारिभाषिक जो शब्दावली दी गई है तो जगत को हमने प्रथम पुरुष कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको एड्रेस करते हैं? हम जगत के किसी पदार्थ या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि रामः वनम गच्छति, वो दशरथ का राम जो है वो वन में जा रहा है। या हम श्रोता को, हमारे सामने जो खड़ा श्रोता है उसको उद्देश्य करके कहेंगे कि भाई त्वम पश्यसि, तू देख रहा है क्या। और अंत में व्यक्ति अपने आप के लिए यानी वक्ता अपने खुद के लिए भी कुछ कहता है, जैसे कि अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये 3 उद्देश्य हैं, जगत है, श्रोता है और वक्ता। इसीलिए भाषा में 3 तरह के क्रियापद हैं। क्रियापद में जो आप प्रत्यय देखते हैं वो भी त्रिविध हैं, जैसे कि प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं, मध्यम पुरुष के प्रत्यय हैं और उत्तम पुरुष के। आप ध्यान से देखिए कि जगत के लिए, जगत रूप उद्देश्य के लिए प्रथम पुरुष के क्रियापद का प्रयोग होता है, और श्रोता जो वक्ता और जगत के बीच वाली आइटम है इसको मध्यम पुरुष कहा है। उस मध्यम पुरुष वाले क्रियापद श्रोता को जब हम उद्देश्य करके कुछ वाक्य बनाएंगे तब उसका प्रयोग करेंगे। और वक्ता जब अपने आप के लिए कुछ बात करेगा तो वक्ता उसको उत्तम पुरुष, संस्कृत का उत्तम शब्द समझने योग्य है। उत्तम मीन्स द लास्ट, बेस्ट नहीं है। तो उत्तम पुरुष का प्रयोग कब होता है? जब व्यक्ति अपने आप के लिए कहता है। इसमें बहुत गंभीर एक फिलसफी भी छुपी हुई है कि सबसे पहले हमें दुनिया का ध्यान रखना है, बाद में हमारे सामने जो खड़ा है सम्मुख वो श्रोता, और अंत में मेरी गिनती करनी है। इसलिए संस्कृत भाषा में ये त्रिविध उद्देश्य है और त्रिविध उद्देश्य के साथ त्रिविध क्रियापद है। तो उचित उद्देश्य के साथ उचित क्रियापद का समन्वय होना चाहिए। जगत के लिए जब बात करेंगे तो आप प्रथम पुरुष के क्रियापद का प्रयोग करेंगे। जब श्रोता के लिए कुछ वाक्य बनाएंगे तो आप मध्यम पुरुष के क्रियापद का प्रयोग करेंगे। और जब अपने आप के लिए अंत में कुछ बात करेंगे, वक्ता अपने खुद के लिए कुछ बोलेगा,
तो उत्तम पुरुष के क्रियापद का प्रयोग करेगा। वाक्य में उद्देश्य का अनुवाद कैसे होता है? एक उदाहरण लेते हैं। राम बाण से रावण का वध करता है। यहाँ देखिए, हम राम के बारे में बात करते हैं। टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन कौन है? राम। न मैं वक्ता अपने आप के लिए कुछ कहता हूँ, न मैं हनन क्रिया करता हूँ, न तुम श्रोता लोग हनन क्रिया करते हैं। तो यहाँ अस्मद युष्मद से भिन्न है राम, इसीलिए शेषे प्रथमा से वो प्रथम पुरुष कहा जाएगा। वो जगत की आइटम है। वक्ता श्रोता मिलकर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो राम रावण का वध करता है। तो राम शब्द में एक उद्देश्य नाम का अर्थ बैठा है। उसका अनुवाद, उसकी अभिव्यक्ति भाषा में किस रूप में होती है? सरफेस लेवल पर ध्वन्यात्मक रूप में जब वाक्य उच्चरित होगा तो राम में जो निहित उद्देश्यत्व है, न वक्ता अपने आप के लिए कुछ कह रहा है, न श्रोता के लिए कुछ कहता है, तद भिन्न व्यक्ति राम के संदर्भ में कुछ बात कहना चाहता है। तो ये देखना है। एक तो उद्देश्यत्व, जिसको हम व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली में प्रथम पुरुष कहते हैं, और यह राम वह है जिसने हनन क्रिया की है, कर रहा है। तो हनन क्रिया में उसका साक्षात अन्वय है। वो क्रिया का निर्वर्तक है, क्रिया को पार लगाने वाला है। अतः फर्स्ट स्टेप पर वो कारक कहा जाएगा। करोति तत्कारकम, क्रिया करने वाला है। एट द सेम टाइम वो हनन क्रिया करना है या नहीं करना है, वो उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है, स्वतंत्र कर्ता। इसीलिए उसको हम कर्ता कारक भी कहेंगे। तो अब देखना है कि राम में रहा उद्देश्यत्व और राम में रहा कर्तृकारकत्व, ये दो अर्थ एक साथ में सम्मिलित हुए हैं। दोनों की अभिव्यक्ति किस रूप में वाक्य के स्तर पर होती है। ठीक है, हन धातु है साइड में, वध क्रिया कहने के लिए हन धातु हम ले आए। अब हन धातु परस्मैपदी होने के कारण नौ प्रत्यय उत्पन्न हो गए। तिप तस जी, सिप थस थ, मिप वस मस। ये राम न वक्ता है, इसलिए मिप वस मस ये प्रत्यय निकल जाएंगे, उसका हम ग्रहण नहीं करेंगे। न राम श्रोता है, न श्रोता को उद्देश्य करके ये क्रिया कही जा रही है, इसीलिए सिप थस थ ये प्रत्यय भी निवृत्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। अवशिष्ट रह जाएंगे तिप तस जी, जो प्रथम पुरुष संज्ञा वाले प्रत्यय हैं। तो उसका चयन करेंगे। अब राम की संख्या एक है, इसलिए उनमें से हम तस और जी प्रत्यय को भी निकाल देंगे। अवशिष्ट रह जाएगा हन प्लस तिप। अब देखिए, जो हन के बाद लट लकार हम लाए थे, वो ल कर्ता का वाचक बनेगा। ऐसा हमने पहले ल कर्मणि च भावे च कर्म के अभ्याह सूत्र पर कह दिया है। तो यहाँ पर लट जो है वो कर्तृवाच्य बनेगा, कर्ता कारक का अभिधान करने वाला है, इसीलिए कर्ता अभिहित हो गया। तो राम में रहा उद्देश्यत्व प्रकट करने के लिए तिप का ग्रहण करते हैं, और साथ में ये तिप कर्तृवाच्य होने से कर्ता रूप अर्थ भी अभिहित हो गया। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभिहिते कर्तरी प्रथमा। अब ये कर्ता अनभिहित नहीं है। यदि अनभिहित होता तो कर्तृकरणयोस् तृतीया लगेगी, लेकिन तिप प्रत्यय से कर्ता रूप अर्थ कह दिया है, घोषित कर दिया है। इसीलिए कर्ता कारक को प्रकट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रथमा विभक्ति लानी पड़ेगी। लेकिन ये जो हन प्लस तिप लाके बैठे हैं, उनमें से तिप प्रत्यय से कर्म कारक रूप अर्थ किसको मारता है? वो अनभिहित रहा है, रावण को मारता है। ये हमारे दिमाग में रहा अर्थ है, विचार है। तो कर्म कारक अनभिहित है। किससे अनभिहित है? अनुक्त है, तो तिप प्रत्यय से। तिप प्रत्यय से अनुक्त होने के कारण रावण को हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। तो अब वाक्य बनेगा रामो रावणम हंति। अब देखिए, हंति का जो तिप है वो बता रहा है कि आप जो क्रिया कर रहा है
उसका करने वाला व्यक्ति न अस्मद है न युष्मद है, तद भिन्न है, शेषे प्रथमः है, यानी वो थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष है जिसने ये क्रिया की है। ये तिप प्रत्यय से कहा गया। और तिप प्रत्यय से कर्म अनुक्त था, इसीलिए कर्मवाचक शब्द रावण को द्वितीया विभक्ति लगी, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया। और कर्ता कारक अर्थ तो तिप ने बोल दिया पहले से, लट लकार जब लाके हमने खड़ा किया था, हन प्लस लट, बाद में लट के स्थान में तिप लाए थे, तो लट के आने पर ही हमने डिक्लेयर किया था कि हम कर्तरी रचना बनाने जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस की रचना बनाने जा रहे हैं, यानी कर्ता का अभिधान कर दिया। तो जो अर्थ कहा गया है उसके लिए अब क्या बाकी रहा? कर्ता कारक अर्थ तो निकल गया तिप से, लेकिन राम में जो अर्थ है, राम ऐसा जो प्रातिपदिक है, मूल शब्द है, वो दशरथ पुत्र का अर्थ दे रहा है, एक ऐतिहासिक व्यक्ति का अर्थ दे रहा है। तो राम शब्द में, राम रूप प्रकृति में से दाशरथित्व, दशरथ पुत्र होने का जो अर्थ है, उसको बाहर यदि निकालना है तो आपको प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ को बाहर निकालने के लिए प्रथमा विभक्ति लानी पड़ेगी। इसीलिए राम प्लस सु करके उसमें से बनाया रामः, और पूरा वाक्य जब साथ में रहेगा तो वो विसर्ग का ओकार हो जाएगा, रामो रावणम हंति। इस तरह से संस्कृत भाषा में आप देखेंगे तो वाक्य में जो उद्देश्य पद होता है, उस उद्देश्य का अनुवाद करता है धातु के पर में आए हुए प्रत्यय, और उसमें जो रहा कर्तृकारकत्व है वो जब अभिहित हो गया है तो अवशिष्ट रहता है केवल प्रातिपदिकार्थ कहने का, जिसके लिए प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा विभक्ति लगती है, तो बन गया रामः हंति। और कर्म अनुक्त था, हनन क्रिया के पीछे जो लगा है तिप प्रत्यय, उससे कर्म अनुक्त है, तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। इस तरह से रामो रावणम हंति ऐसा वाक्य निष्पन्न होकर हमारे सामने आ जाता है। अब वो प्रयोग के काबिल है। संस्कृत भाषा में वाच्यम एवं वाक्यम ऐसे दो शब्द मिलते हैं। दोनों ही शब्द वच यानी बोलना इस धातु से व्युत्पन्न होते हैं। फिर भी दोनों ही शब्दों के अर्थ में अंतर है। जैसे कि वाच्यम शब्द का अर्थ होता है अवश्य कथनीय कथन, और वाक्यम किसको कहते हैं? तो बोलने के काबिल, बोलने योग्य, अर्थात वाग व्यवहार में वक्ता एवं श्रोता के बीच में प्रयोग के जो लिए मान्य हो सकता है, उसके लिए जो योग्य होता है, उसको वाक्य कहते हैं। अतः वाक्य उसे कहेंगे कि जिसमें उद्देश्य एवं क्रियापद के बीच में अनिवार्य संगति का परिपालन किया गया हो, तथा जिसमें कोई क्रिया का विधान अवश्य हो और उस क्रिया के साथ जुड़े स्थल, काल एवं कारक समूहादि का यथासंभव यथा विवक्षा निर्देश हो। धन्यवादाः द्वितीयन्ते।